नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि हर रोज की तरह आज भी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं डिस्कशन क्लास हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री के डिस्कशन क्लास में आज जो चलेगा वो सम्राट अशोक के बारे में। इसके बारे में सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और सारे डिस्कशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन सम्राट अशोक से शुरू करते हैं। इससे पहले जो हम लोग कल पढ़े थे उसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए, कुनिक किसका उपनाम था? किसका? आजाद शत्रु का। किसका? आजाद शत्रु का। कुनिक किसका उपनाम था? आजाद शत्रु का, ठीक है। बताइए अमित्र घाट किसका नाम था? बिंदुसार का। किसका? बिंदुसार का, ठीक है। शत्रु विनाशक। बताइए कि बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? कौन सा? सिंहसेन। ठीक है। सिंहसेन किसमें मिलता है? जैन ग्रंथ में। किसमें? जैन ग्रंथ में। सिंहसेन किसमें मिलता है? जैन ग्रंथ में। सिंहसेन का उल्लेख किसमें मिलता है? जैन ग्रंथ में। बिंदुसार को सिंहसेन किसमें कहा गया है? कौन से ग्रंथ में? जैन ग्रंथ में। किसमें? जैन ग्रंथ में। बताइए कि भद्रसार या वारिसार किसमें कहा गया है? वायुपुराण में। बिंदुसार को भद्रसार किसमें कहा गया है? वायुपुराण में। किसमें? वायुपुराण में। किसमें? वायुपुराण में, ठीक है। चलिए बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी थे बिंदुसार, वो गद्दी पर कब बैठे? 298 ईसा पूर्व। कब? 298 ईसा पूर्व। कब? 298 ईसा पूर्व, ठीक है। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 258 में। तो उसी में बैठ गया। चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मगध की राजगद्दी पर कब बैठे? 322 ईसा पूर्व। कब? 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 345 ईसा पूर्व। कब? 345 ईसा पूर्व। वो सेल्यूकस निकेटर को कब हराए? 305 ईसा पूर्व। कब? 305 ईसा पूर्व। सिकंदर कब आए? 356 में जन्म हुआ। 326 में आए, 324 में 325 में लौटे और 323 में मृत्यु हो गई उनकी। कहाँ पर? बेबीलोन में। मकदूनिया के शासक फिलिप कब बने? 329 ईसा पूर्व में। कब? 329 ईसा पूर्व में। मकदूनिया के शासक फिलिप का जन्म कब हुआ? 359 ईसा पूर्व में। कब? 359 ईसा पूर्व में। कब? 359 ईसा पूर्व में। शासक बना 359 ईसा पूर्व में ना। 329 नहीं शासक बना उसमें। 29 में मृत्यु हुआ। 29 में जन्म कहाँ? ठीक है, कहाँ है? 359 दुनिया का शासक बना। हाँ, 359 ईसा पूर्व में क्या बना? दुनिया का शासक बना। क्या बना? शासक बना, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुए? अशोक। कौन हुए? अशोक। कौन हुए? अशोक महान। कौन हुए? अशोक महान, ठीक है। चलिए वो कितने अवधि में राजगद्दी पर बैठे? मगध के राजगद्दी पर बैठे? कब? 269। कब? 269 ईसा पूर्व। कब? 269 ईसा पूर्व। कब? 269 ईसा पूर्व। बिंदुसार या उनका उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो कि कितने अवधि में राजगद्दी पर बैठा? 269 ईसा। कब? 269 ईसा पूर्व। कब? 269 ईसा पूर्व, ठीक है। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। क्या? सुभद्रांगी। क्या? सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। क्या? सुभद्रांगी। क्या? सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। क्या? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी कौन थी? अशोक की माता। अशोक की माता, ठीक है। ये किसके अनुसार है? दिव्यावदान के अनुसार। दिव्यावदान ने बताया था ये चीज। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगिनी है। कौन? सुभद्रांगिनी है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है क्या? निम्न कुल के। किसने बताया था? निम्न कुल के जिसको बनाया था ऋषभ, ठीक है, उन्हीं के बारे में बताया गया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक किसका राज्यपाल थे? अवंती का। कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती का। राजगद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती का। कहाँ का? अवंती का। कहाँ का? अवंती का, ठीक है। चलिए अवंती की राजधानी रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। चलिए मस्की
गुर्जरा और नेतुर एवं उड़े गोलम के लेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक। अशोक का नाम अशोक किसमें मिलता है? मास्की गुर्जरा नेतुर और उड़े गोलम। मास्की गुर्जरा नेतुर और उड़े गोलम में, मास्की गुर्जरा नेतुर और उड़े गोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक किसमें मिलता है? मास्की गुर्जरा नेतुर और उड़े गोलम। मास्की गुर्जरा नेतुर और उड़े गोलम, ठीक है। इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की गुर्जरा नेतुर और उड़े गोलम, मास्की गुर्जरा नेतुर और उड़े गोलम, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके किससे मिलता है? अभिलेख से। ज्यादातर जानकारी अशोक के बारे में हमें किससे मिलता है? अभिलेख से। किससे? अभिलेख से। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा है। कौन कौन सा है? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख। अशोक के स्तंभ को कितने 3 भागों में बांटा है? 3। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा है? कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख, ठीक है। D.R. भंडाकर जो थे, जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया, यानी कि शिलालेख अभिलेख के आधार पर ही D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने उनका इतिहास लिखने का काम किया, ठीक है। चलिए, कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के जो कनगल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प जो कि शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लिखित है, यानी कि राजा अशोक के बारे में लिखा गया है। और रिपीट स्कल्पचर, यानी कि इसके बारे में किसमें? कर्नाटक के गुलबर्गा जिला से प्राप्त हुआ है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला से जो रूप चित्र प्राप्त हुआ है उसमें क्या लिखा गया है? रानियों अशोक। क्या? रानियों अशोक, यानी राजा अशोक। कर्नाटक की गुलबर्गा जिला से जो मिला है उसमें क्या चीज लिखा गया अशोक के बारे में? रानियों अशोक। क्या? रानियों अशोक, रानियों अशोक। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में जो अभिलेख मिला है उसमें अशोक के बारे में क्या लिखा है? रानियों अशोक, मतलब राजा अशोक, राजा अशोक, ठीक है। बताइए, भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को किसका राजा बताया? मगध का। किसका? मगध का। किसका? मगध का। कौन से अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया? भ्राभु अभिलेख। कौन सा? भ्राभु अभिलेख। कौन सा? भ्राभु अभिलेख। तो भ्राभु अभिलेख में ही अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बताया। कहाँ का? मगध का। कौन से अभिलेख में? भ्राभु अभिलेख में। कौन सा? भ्राभु अभिलेख में। तो पूछेगा कि कौन से अभिलेख में मगध ने अपने आप को, अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बताया? भ्राभु अभिलेख। कौन सा? भ्राभु अभिलेख। कौन सा? भ्राभु अभिलेख, ठीक है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। क्या? अशोक वर्धन। क्या? अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। अशोक वर्धन नाम कहाँ से मिला है? पुराणों से। कहाँ से? पुराणों से। कहाँ से? पुराणों से, ठीक है। चलिए बताइए कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार या वारिसार, ठीक है। ये किसमें कहा गया है? वायु पुराण में। किसको? बिंदुसार। बिंदुसार को। और अशोक के जैन ग्रंथ में सिंह बिंदुसार को। लेकिन अशोक को पुराण में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। क्या? अशोक वर्धन। अशोक को पुराण में अशोक वर्धन और बिंदुसार को पुराण में भद्रसार या वारिसार, ठीक है। मास्की गुर्जरा में अशोक का, मास्की गुर्जरा में और उड़े गोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। चलिए, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो अशोक ने अपने अभिषेक के कैवें वर्ष गद्दी पर बैठा? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कैवें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? 8वें वर्ष। कैवें वर्ष? 8वें वर्ष, यानी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया? कलिंग पर। कहाँ पर? कलिंग पर, यानी 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व, यानी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? कलिंग पर। कहाँ पर? कलिंग पर। और राजधानी कहाँ बना दी? तोसली। कहाँ पर? तोसली। कहाँ पर? तोसली, ठीक है। कलिंग की राजधानी तोसली, ठीक है। और कहाँ की राजधानी बना दी?
तोसली पर अधिकार कर दिया। तोसली पर अधिकार कर लिया, ठीक है। पहले से राजधानी था तोसली, ठीक है। और ये उल्लेख मिलता है 13वां शिलालेख में। किसमें? 13वां शिलालेख में। इसके बारे में उल्लेख किसमें मिलता है? 13वां शिलालेख में। किसमें? 13वां शिलालेख में। अशोक का कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख कौन से शिलालेख? 13वां शिलालेख। कौन सा? 13वां शिलालेख, ठीक है। शिलालेख के बारे में और जानकारी देखेंगे आगे, ठीक है। प्लिनी का कथन है, प्लिनी क्या बोले थे? प्लिनी बोले थे कि मिस्र का राजा जो फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। देखिए प्लिनी जो है, प्लिनी मिस्र का राजा फिलाडेल्फस थे, ठीक है। प्लिनी का कथन है, प्लिनी जो थे वो बोले थे कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में कौन से राजदूत भेजे थे? डियानिसियस। कौन सा? डियानिसियस नामक राजदूत को भेज दिए थे। कौन? फिलाडेल्फस। और फिलाडेल्फस कहाँ के शासक थे? मिस्र के। कहाँ के? मिस्र के। तो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानिसियस नामक राजदूत भेजा था, ठीक है। डायनेसियस ने डियानिसियस, ठीक है। डियानिसियस नामक राजदूत भेजा था किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। तो हम सबसे पहले देखे थे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत थे, ठीक है। डायमेकस किसके दरबार में थे? बिंदुसार के दरबार में। और डायमेकस को ही उत्तराधिकारी कहा जाता है मेगास्थनीज का। उसके बाद जो राजदूत आए वो कौन आए? डियानिसियस। कौन? डियानिसियस। और डियानिसियस किसके राजदूत में? अशोक के। अशोक के। किसके? अशोक के। तो 3 राजदूत देखे। पहला मेगास्थनीज किसके दरबार में? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। दूसरा डायमेकस किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। तीसरा डियानिसियस किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में, ठीक है। जो मेगास्थनीज थे वो किसके थे? किसके सेनापति थे? सेल्यूकस निकेटर, उन्हीं के साथ वो उस समय आए थे, ठीक है, राजदूत। चलिए अब देखते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख। तीनों राजदूत के बारे में पता चल गया, किसके किसके राजदूत थे, कहाँ से आए थे, पता चल गया। चलिए अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय देखते हैं कौन कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले बताइए कि अशोक जो राजगद्दी पर बैठे वो कैवें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किए? 8वें वर्ष का। 8वें वर्ष कौन से ईस्वी में? 261 में। इसका उल्लेख कैवें शिलालेख में। कैवें शिलालेख में। चलिए शिलालेख देखते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख कौन कौन है? पहला में इसमें पशु बलि की निंदा की गई, यानी कि पशु बलि नहीं किया जाएगा, पशु बलि का निंदा किया गया, ठीक है। अशोक के पहला शिलालेख में। अशोक के पहला शिलालेख में। तो अशोक के पहला शिलालेख में क्या किया गया? पशु बलि का निंदा। क्या? पशु बलि का निंदा। दूसरा में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। मनुष्य का भी और पशु का भी दोनों का चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तो याद रखिएगा, याद नहीं होता है तो दूसरा है तो दोनों का चिकित्सा व्यवस्था। दूसरा है दोनों का चिकित्सा व्यवस्था, चाहे पशु हो या मनुष्य हो, पशु हो या मनुष्य हो। पहला में पशु बलि का निंदा, पहला में पशु बलि का निंदा, ठीक है। तीसरा में इसमें राजकीय अधिकारों को यह आदेश दिया गया हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए, यानी कि पूरा सबका दौरा करे। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है, कुछ धार्मिक नियम भी है उसका भी उल्लेख है, यानी कि हर 5वें साल 5वें वर्ष दौरा करे, ठीक है। और धार्मिक नियम का भी उल्लेख है कैवें में, तीसरा में धार्मिक नियम का उल्लेख इसमें है, तीसरा में हर 5 वर्ष में जाए घूमने कैवें में, तीसरा में, ठीक है। पहला में हम क्या देखें? पशु बलि का निंदा। दूसरा हम क्या देखें? पशु और मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था। तीसरा में हम क्या देखें? हर 5 वर्ष दौरा करने के लिए जाए, ठीक है। और चौथा में हम क्या देखें? चौथा में देखेंगे कि इसमें भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई। भेरी घोष की जगह धर्म घोष। चौथा में भेरी घोष की जगह धर्म घोष। चौथा में भेरी घोष की जगह धर्म घोष। चौथा में भेरी घोष की जगह धर्म घोष। और 5वां में इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 5 शुभ है तो शुभ किससे? धर्म से रिलेट कर दीजिए, ठीक है। तो धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है कैवें में। धर्म महामात्राओं की जानकारी कैवें में। 5वां में। चौथा में
भेरी घोष की जगह धर्म घोष। तीसरा में हर 5वें वर्ष जाएंगे घूमने के लिए, दौरा करने के लिए जनता से पूछने, ठीक है। और इसमें धर्म महामात्रों की भी नियुक्ति है तीसरा में ही, ठीक है। धर्म महामात्रों की भी नियुक्ति है। और 5वां में जो है ये धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, ठीक है। ओके, अब चलिए अब 6वां में है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। इसे छक्का नहीं मार दीजिएगा, आत्मनियंत्रण रखिएगा, ठीक है। आत्मनियंत्रण की आत्मनियंत्रण, ठीक है। तो इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। आत्मनियंत्रण रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। तो 6ठा में क्या है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। 6ठा में क्या है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। अब देखिए आत्मनियंत्रण 6ठा में क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलिए 7वां एवं 8वां में नियंत्रण मतलब कंट्रोल है ना, सेल्फ कंट्रोल अपने आप पर कंट्रोल रखिए, ठीक है। 7वां और 8वां में इसमें अशोक को तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अशोक जो तीर्थ यात्रा किए थे 7वां और 8वां में, अशोक ने तीर्थ यात्रा किए थे 7वां और 8वां में, अशोक ने तीर्थ यात्रा किए थे 7वां और 8वां अभिलेख में, किसमें 7वां और 8वां शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि अशोक का तीर्थ यात्रा के बारे में 7वां और 8वां में, ठीक है। 7 भी शुभ है, तीर्थ यात्रा की 7वां में, और 5वां में धर्म महामात्र जानिए गए, ठीक है। 9वां में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। कोई गलत नहीं, नो रॉन्ग शिष्टाचार सीखिए, नो रॉन्ग, नो से नो रॉन्ग शिष्टाचार सीखिए। यानी कि इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, किसमें 9वें में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। और 10वां में इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। तो 10वां में कहा कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, ठीक है। दल से दल इधर उधर नहीं करेंगे, ठीक है। दल उधर नहीं करेंगे, एकदम एक जैसा अडिग रहेंगे, प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। किसमें 10वां, इसमें 10वां प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, किसमें 10वां में कौन सोचेंगे, राजा उच्च अधिकारी, ठीक है। 11वां में इसमें धर्म की व्याख्या की गई। 11वां में क्या किया गया, धर्म की व्याख्या। 11वां में धर्म की व्याख्या, ठीक है। 11वां में धर्म की व्याख्या, ठीक है। अब 12वां में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। यानी कि 12 में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के सम्मान की बात की गई, ठीक है। 12वां देखेंगे। अब 13वां में तो कलिंग पर आक्रमण किए थे, तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। माना जाता है कि कलिंग युद्ध में वो बहुत सारे आदमी को मारे थे, तो उसी समय वो अपना हृदय परिवर्तन कर लिए थे। उनके जो गुरु थे उनके किस धर्म से, बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर, ठीक है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है, जहाँ उसने धर्म प्रचारक भेजे थे, ठीक है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है। यानी कि 5 यवन राजा को क्या बोले कि आप धर्म का प्रचार कीजिए, धर्म प्रचार करने के लिए भेजे। ये 13वां शिलालेख में। तो 13वां में कलिंग पर आक्रमण किए, धर्म परिवर्तन हो गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। और 5 यवन राजा का उल्लेख है कि उनको प्रचार करने के लिए भेजे, ठीक है। यानी कि वहीं से बौद्ध इनका स्टार्ट हो जाता है। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वां में क्या किया, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने क्या किया, जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। चलिए बताइए। पहला पशुबलि की निंदा, दूसरा तीसरा हर 5 साल घूमेंगे समाज में, ठीक है। चौथा में भेरी घोष की जगह धर्म, चौथा में भेरी घोष की जगह धर्म घोष। अब 5वां में धर्म महामात्र की नियुक्ति, 6वां में आत्मनियंत्रण, 7वां में 8वां में तीर्थ यात्रा करेंगे अशोक, 9वां में शिष्टाचार, 9वां में शिष्टाचार, 10वां में
10वां आदेश दिया है कि राजा हमेशा प्रजा के बारे में सोचेंगे, उच्च अधिकारी प्रजा के बारे में सोचेंगे। और 11वां में धर्म की व्याख्या की है। 11वां में धर्म की व्याख्या किया गया, ठीक है। 11वां में कहा गया कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। सब ये किसमें है? 14वां। अच्छा 14वां में इसमें धर्म महामात्र की व्याख्या की गई। 11वां में 12वां में 12वां महिला महिला के बारे में नियुक्ति के बारे में 12वां में है इसमें स्त्री महामात्र की नियुक्ति। 12वां में स्त्री महामात्र की नियुक्ति। 13वां में हृदय राजा के बारे में भी ये प्रचार के लिए भेजा, ठीक है। और 14वां में धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। इसमें ठीक है? 1 से 4 तक और 13 नंबर में पढ़े। सब याद हो गया? जो आएगा बता दीजिएगा। अब देखिए उनको जो धर्म परिवर्तन किए किसके दीक्षाओं में किए, कौन बताए? उपगुप्त मिले थे उनको, ठीक है। तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने। किसने? उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। उपगुप्त ने किसको शिक्षा दी? अशोक को। किसको? अशोक को, ठीक है। सुसीम को तो भेजा गया था कलिंग तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए। उपगुप्त अशोक का भतीजा था। उपगुप्त उसी से दीक्षा लिया ये भतीजा था। बौद्ध धर्म का। अशोक पहले ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म का हुआ। अनुयायी था। अशोक कौन से धर्म के थे? ब्राह्मण। कौन से? ब्राह्मण धर्म के। कौन से? ब्राह्मण धर्म के। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कौन से धर्म अपना लिए? बौद्ध धर्म। कौन से? बौद्ध धर्म, ठीक है। कल्याण के राष्ट्ररंगनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक थे। वो उपासक थे शैव धर्म का। कौन से? शैव धर्म का, क्योंकि उनके पिताजी ही थे कौन सा? कौन सा? उनके पिताजी बिंदुसार शैव धर्म के कौन से आजीवक संप्रदाय के। वो शैव धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। जो मुखलीपुत्र गोसाल उसके संस्थापक थे, ठीक है। वो भी शैव धर्म से रिलेटेड थे। और राष्ट्ररंगनी में कहा गया है कि अशोक जो है ये भी शैव धर्म के उपासक हैं, ठीक है। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। निग्रोध प्रवचन सुन के बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने, ठीक है। पूरा मोटिवेट हो गए बौद्ध धर्म से। निग्रोध ने जो प्रवचन दिए तो मोटिवेट होके क्या अपना लिए? बौद्ध धर्म। लेकिन पूरा दीक्षा किससे लिए उन्होंने? उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से। दीक्षा किससे लिए? उपगुप्त से। लेकिन प्रवचन किसका सुने? निग्रोध का। किसका? निग्रोध का। निग्रोध का प्रवचन सुने और उपगुप्त से दीक्षा लिए। चलिए अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक जो है वो व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये किसमें कहा गया? अहरौरा लेख में। किसमें? अहरौरा लेख में। अहरौरा लेख में कहा गया है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। राष्ट्ररंगनी में मिलता है कि शैव धर्म का उपासक थे, ठीक है। फिर उसके बाद अशोक पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। फिर निग्रोध प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म अपना लिए। ये किसमें मिलता है कि बौद्ध व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो अहरौरा लेख में। किसमें? अहरौरा लेख में। किसमें? अहरौरा लेख में। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के कईवें वर्ष बोध गया की 10वें वर्ष। कैमे 10वें वर्ष अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, ठीक है। यात्रा किए थे। बोध गया की यात्रा किए थे। कैमे 10वें वर्ष। कैमे 10वें वर्ष। 8वें वर्ष कलिंग पराक्रम। 10वें वर्ष बोध गया। 10वें वर्ष बोध गया। और 10वें शिलालेख में क्या है? राजा और उच्च अधिकारी राजा के बारे में सोचेंगे। राजा और उच्च अधिकारी प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। 12वें वर्ष निगाली सागर की 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की। अब 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, ठीक है। 8वें वर्ष में कलिंग आक्रमण। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग आक्रमण। 10वें वर्ष में बोध गया। 10वें वर्ष में बोध गया। 12वें वर्ष में निगाली सागर। 12वें वर्ष में निगाली सागर।
20वें वर्ष में लुम्बिनी, 20वें वर्ष में लुम्बिनी। ठीक है, सबका यात्रा कर लिए, तीनों जगह का। कौन कौन जगह यात्रा किए? बोध गया 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी, 20वें वर्ष लुम्बिनी। पूछेंगे कि अशोक अपने राज्याभिषेक के कईवें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की? अशोक अपने राज्याभिषेक के कईवें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की? 20वें वर्ष। अपने अशोक अपने राज्याभिषेक के कईवें वर्ष बोध गया की यात्रा की? 10वें वर्ष। कईवें? 10वें वर्ष। कईवें? 10वें वर्ष। 20 वर्ष लुबनी गया था तो वहाँ भी टैक्स ही माफ किया था कुछ। 1/10 की जगह पे 1/8 कर दिया, लेकिन उसकी जगह भूमि के चुराने वाले को बलिदान मृत्युदंड यही 20वें वर्ष में दिया। चाणक्य की नीति पर होता। करार कर दिया। चलिए, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी पहाड़ी पर 4 गुफा का निर्माण किया। आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर, यहाँ पटना के आसपास है बराबर की पहाड़ी, गया में ना जहानाबाद में। जहानाबाद में। जहानाबाद में है। तो बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में है। ठीक है, जहानाबाद में है और वहाँ पर आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए क्या बनाया? गुफा का निर्माण करवाया था। इसका गुफा का निर्माण करवाए थे अशोक ने। ठीक है, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। 4 जो बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफा में 4 जो गुफा है, बराबर की गुफा में 4 जो गुफा है, वो 4 गुफा का नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। सुदामा गरीब थे तो कर्ज में लेकर बनाए, वो विश्व के झोपड़ी बना दिया। विश्व के झोपड़ी अशोक बना, महान है, विश्व के झोपड़ी बनाए, सब चौपार कर दिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा ये ट्रिक बनाए हैं कि जो 4 बराबर की पहाड़ियों में जो 4 गुफाएं हैं, वो 4 गुफाओं का नाम इन्होंने ट्रिक दिया है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो सुदामा तो गरीब थे, वो कर्ज से गरीब आदमी कर्ज लेते हैं, और चौपार और विश्व झोपड़ी में रहने वाले, यानी कि एक तरह से ट्रिक बना दिए आपको याद रखने के लिए। ठीक है, कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये 4 क्या थे? गुफा थे, जो कि अशोक ने बनवाए थे बराबर की पहाड़ियों में। ठीक है, किसके रहने के लिए? आजीविकों के रहने के लिए। ठीक है, चलिए, अशोक के पौत्र कौन थे? दशरथ। कौन थे? दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया। ठीक है, अशोक के जो पौत्र थे, पौत्र मतलब पोता, पौत्र मतलब पोता, तो पोता थे दशरथ, और दशरथ जो थे वो आजीविकों के रहने के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान किया। कौन से? नागार्जुन गुफा। कौन से? नागार्जुन गुफा। कौन थे? दशरथ अशोक के पोता। कौन थे? अशोक के पोता। ठीक है, किसके रहने के लिए? आजीविकों के रहने के लिए। ठीक है, वो बोला कि जो बाबा किया हम भी करके, बाबा जो किए हम भी कर देते हैं, हम भी उन्हीं के राह पर चलते हैं। तो इसके लिए आजीविकों के रहने के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान कर दिए दशरथ, उनके पौत्र। ठीक है, अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। यानी कि महामात्र जो है वो आजीवक का हित के बारे में सोचेंगे, हित के बारे में ध्यान रखेंगे। ये 7वें स्तंभ लेख में लिखा गया। आजीविकों का उल्लेख किसमें मिलता है? 7वें आजीविकों का उल्लेख किसमें मिलता है? 7वें स्तंभ लेख में। किसमें? 7वें स्तंभ लेख में। चलिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र किसको भेजा था? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। ठीक है, कहाँ भेजे थे? श्रीलंका। चलिए, मौर्य प्रांत में जो अलग अलग प्रांत थे, उनके राजधानी कहाँ थे ये देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से मौर्य प्रांत थे और कौन कौन से राजधानी। देखिए, उत्तरापथ जो प्रांत थे उनकी राजधानी तक्षशिला। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला। ठीक है, पूछेगा कि तक्षशिला कौन से प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ। कौन से? उत्तरापथ। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। कौन सी? उज्जैनी। ठीक है, कलिंग की राजधानी कौशली। कौन सी? कौशली पर आक्रमण किया था। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। कहाँ पर? सुवर्णगिरी।
ऐसे याद रखिए, दक्षिण में कर्नाटक में सोना पाया जाता है तो स्वर्णगिरी, कौन सा? स्वर्णगिरी, ठीक है। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, कौन से? स्वर्णगिरी। प्रासी की राजधानी पाटलिपुत्र। हाँ, जो हम लोग प्रासी की पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र, कौन से? पाटलिपुत्र। हम लोग इधर है ना, पूर्व में ना, तो पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र बना दिए थे, ठीक है। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। के उत्तर में है गांधार की भी तक्षशिला, राजधानी तक्षशिला की थी, ठीक है। गांधार। तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन। अवंती की उज्जैन। कलिंग की तोसली। तोसली, कलिंग की तोसली। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। और प्रासी की पाटलिपुत्र। प्रासी की पाटलिपुत्र। ठीक है। उत्तरापथ की तक्षशिला। तक्षशिला। अवंती राष्ट्र का उज्जैन। कलिंग का तोसली। तोसली। दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। प्रासी का पाटलिपुत्र, प्रासी का पाटलिपुत्र। चलिए, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। यानी कि बौद्ध परंपरा और उसके लिपि में जो मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितना? 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। कितना? 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने, ठीक है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? अशोक ने किया। शिलालेख का प्रचलन किसने किया? सबसे पहले अशोक ने। किसने? अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? अशोक ने। और अशोक की जानकारी किसमें मिलती है? शिलालेख से मिलती है, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ये 4 लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ठीक है। बताइए, पारसी जो अलग अलग भाषा था उस समय, ठीक है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक ये क्या है? लिपि। अशोक के शिलालेख में, ठीक है। चलिए, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है वो कहाँ मिला है? अफगानिस्तान। कहाँ पर? अफगानिस्तान। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान से, ठीक है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा से, और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। तो शाहबाजगढ़ी जो है और मनसेहरा ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और यहीं से खरोष्टी लिपि मिली है। कौन सा? खरोष्टी लिपि मिली है। खरोष्टी लिपि कहाँ से मिली है? शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ठीक है। नाम से ही लगता है, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ठीक है। और शाहबाज शरीफ पाकिस्तान का, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में और मनसेहरा, ठीक है। शादी होता था सेहरा बांधते हैं। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि अफगानिस्तान, खरोष्टी पाकिस्तान, और ब्राह्मी हिंदुस्तान से, ठीक है। ग्रीक एवं अरमाइक अफगानिस्तान से। ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान से, ठीक है। ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान से, ठीक है। तो ये 4 अभिलेख के बारे में, 4 लिपि के बारे में जानकारी मिलता है उस शिलालेख से, ठीक है। कौन कौन लिपि? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। ब्राह्मी भारत, खरोष्टी पाकिस्तान, और अरमाइक और ग्रीक अफगानिस्तान। कहाँ? अफगानिस्तान, ठीक है। खरोष्टी लिपि दाई से बाईं की ओर लिखी जाती है। यानी कि खरोष्टी लिपि दाई से बाईं की ओर लिखी जाती है। दाई से बाईं की ओर, ठीक है। उल्टा खरोष्टी लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती है। यानी कि हम लोग से उल्टा, हम लोग जैसे लिखते हैं उसका उल्टा, ठीक है। खरोष्टी लिपि दाई से बाईं लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा है। अब अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। पहले भी देख चुके थे, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। किसने की थी? पैंथेलर ने की थी। इसकी संख्या कितनी है? 14। कितनी है? 14। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। कितनी? 14, ठीक है। अभी हम 14 शिलालेख देखे थे, ठीक है।
अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे जो पहली बार सफलता प्राप्त किया था 1837 किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने प्रिंसेप। 1837 में किसने सफलता प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप। किसने? जेम्स प्रिंसेप। 1837 में कितने शिलालेख? 14 शिलालेख। और वो जो कल था वो कुछ नाम था उसका, चंद्रगुप्त मौर्य का जो लिखा था विलियम जोन्स खोजा था। हाँ, ये बोल रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो सेंडो सेंडो कोटस कोटस बोले बोले। थे वो किसने कहा था? विलियम जोन्स उसका सेंडो पहचान किया कोटस था। किसने कहा था? जेम्स निक की ऐसे कुछ जेम्स जेम्स विलियम जोन्स विलियम जॉन जो है उन्होंने पहचान किया पहचान ये सेंडो कोटस है, लेकिन नाम किसने दिया था? नाम दिया था जेम्स कोई निक की इतिहासकार। कुछ ऐसे कुछ नाम किसने दिया था? ना, ना, नो, नाम दिए थे किसने? जॉय से नाम है, बताइए जल्दी। जेम्स विलियम नाम दिए थे जस्टिन ने। जस्टिन। नाम दिए थे जस्टिन ने जस्टिन। और पहचान किए थे विलियम जोन्स। विलियम जॉन्स ने। विलियम जोन्स। नाम दिए थे जस्टिन ने। जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडो कोटस का नाम दिए थे जस्टिन और पहचान किए थे विलियम जोन्स। विलियम जॉन्स की। ये चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य का है, नाम है। ठीक है, सेंडो कोटस के नाम से। चलिए आगे। चलिए, तो अभी हम देखें कि जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? अभिलेख में जो लिखा था वो पहली बार पहली पढ़ने बार में पढ़ा। सफलता प्राप्त किया, किया। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप 1837 में। चलिए, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। स्तंभ लेख 7, शिलालेख 14। स्तंभ लेख 7, शिलालेख 14। शिलालेख बड़ा है, हाँ। वर्ड भी देख के शिलालेख बड़ा है तो 14, 14। स्तंभ लेख छोटा है तो 7, 7। दोनों सीधे हो गया। 7 और 7 14, 14, ठीक है। स्तंभ लेख 7 7 और शिलालेख 14, 14, ठीक है। तो यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। 7 जो शिला स्तंभ लेख है, 7 स्तंभ लेख अलग अलग स्थान से प्राप्त हुआ है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, इसका मतलब है भारत में ही पाया जाएगा। तो ये जितना है 7 स्तंभ लेख सब कहाँ पाया जाएगा? भारत में। और 7वां स्तंभ लेख कौन से लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में। कौन से? ब्राह्मी लिपि में। तो 7 के 7 स्तंभ ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। कौन से? ब्राह्मी लिपि में, जो कि कहाँ पाया जाएगा? भारत में। कहाँ पर? भारत में, ठीक है। तो देखिए 7 स्तंभ कौन कौन से हैं? प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़, ठीक है। तो ये 6 क्या है? स्तंभ लेख, 6 स्तंभ लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ था? कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ पर? कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले से स्थापित करवाया। कहाँ पर? इलाहाबाद के किले में। हाँ, तो ये जो है कौशाम्बी में स्थित था, ठीक है। कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन वो कौशाम्बी से ले जाके कहाँ रख दिया? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में, जो कि अभी नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। कहाँ पर? प्रयागराज, इलाहाबाद किले में, ठीक है। तो अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी से नाम से स्पष्ट है। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पर चले जाएगा? प्रयागराज में। किसने रखवाया था? अकबर ने, ठीक है। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा में से ली लाया गया। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली ला दिए टोपरा से, ठीक है। इनका जो भाई थे पहले मोहम्मद बिन तुगलक, वो दौलताबाद, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कर दिए। फिर ये जो फिरोज शाह तुगलक है दोबारा फिर दिल्ली ले गए। तो दिल्ली राजधानी जब ले गए तो ये शिलालेख भी ये चल गए दिल्ली। हाँ, ये भी उठा के स्तंभ लेख कहाँ लेके चले गए? दिल्ली ले गए, ठीक है। टोपरा से दिल्ली, ठीक है। उनके भाई दिल्ली से हटते थे तो ये कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए ले जाके, मेरठ भी से उठा के दिल्ली ले गए, ठीक है। तो टोपरा से दिल्ली चले गए। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दिल्ली मेरठ, अब देखिए पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। देखिए पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख पहले मेरठ में था। कौन सा? दिल्ली मेरठ अभिलेख स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा कहाँ ले जाया गया? दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली। तो सारा चीज ये दिल्ली लेके आ रहा है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। दोनों उठा के दिल्ली कहाँ ले पर? गए। दिल्ली में। टोपरा और मेरठ दोनों को उठा के कहाँ पर? दिल्ली में। कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये काम में था। वीडियो बना बनेगा। चलिए, रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित है। रामपुरवा कहाँ है? चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। इसने कार्लायल ने की, 1872, ठीक है, 1872 में, ठीक है। अब देखिए
लौरिया लौरिया और अरेज, ये चंपारण बिहार में है। लौरिया और अरेज कहाँ है? चंपारण बिहार में है। ठीक है। लौरिया नंदगढ़ ये भी चंपारण बिहार में है। ठीक है, स्थित है। मोर का चित्र बना है। और याद रखिएगा रामपुरवा में जो स्तंभ लेख है उसमें बैल का चित्र बना है। किसका? बैल का। ठीक है, जो कार्लायल की खोज की ने की थी। कार्लायल ने इसका खोज किया था। ठीक है, रामपुरवा वाला बैल और अरोरिया नंदगढ़ नंदगढ़ में मोर का। ठीक है, नंदन लौरिया नंदन कृष्ण जी नंदन, तो मोर लगाते हैं तो मोर का हो गया नंदनगढ़, और लौरिया नंदनगढ़ मोर। ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख। कौन सा? कौशाम्बी अभिलेख। कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख। कौन सा? कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, अकबर एथीम करा दिए प्रयागराज में। कौशाम्बी अभिलेख को अकबर कहाँ ले गए? प्रयागराज। कहाँ पर? प्रयागराज प्रयागराज। में। ठीक है, चलिए। ठीक है, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। स्तंभ लेख रूमिनदेई, यानी कि अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है रूमिनदेई। रूमिनदेई। कौन सा? रूमिनदेई। कौन सा? रूमिनदेई अभिलेख। ठीक है, अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है और सबसे छोटा है रूमिनदेई। जो लास्ट वाला अभिलेख है 7वां वो सबसे लंबा है, 7 है, सबसे लास्ट, सबसे बड़ा 7 डिजिट है, तो 7 को अंक था, तो 7 सबसे बड़ा अभिलेख और रूमिनदेई सबसे छोटा अभिलेख। ठीक है, सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमिनदेई। ठीक है, चलिए। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर 1/8 भाग कर दिया गया। ठीक है, ये जो लुम्बिनी गए थे, लुम्बिनी में जो धर्म यात्रा गए थे 20वें वर्ष, 10वें वर्ष, 20वें वर्ष और 10वें वर्ष कहाँ? बोध गया। और 12वें वर्ष कहाँ? निगाली सागर। निगाली सागर। 20वें वर्ष निकाली तीसरे वर्ष लुम्बिनी। 20वें वर्ष लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में जन्म हुआ था। हाँ, तो नेपाल जो गए थे, इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। ठीक है, यानी कि भू राजस्व जो हम वसूलेंगे वो 1/8 होगा, यानी बहुत कम कर दिया गया। बहुत ज्यादा कर दिया गया। 1/8 1/10 लेते थे। घटा कर दर घटा दिया, यानी दर घटा के कर दिया। तो पहले ज्यादा लेते थे तब न कम हुआ, पहले 1/6 डिक्रीज हो गया। पहले 1/6 लेता। ठीक है, तो डिक्रीज हो गया, पहले ज्यादा लेते थे। धार्मिक कर पहले को भी माफ 1/8 भाग कर दिया गया। और लुम्बिनी ग्राम का वार्षिक कर जो था वो क्या कहलाता है? बलि। तो बलि माफ कर दिया गया। ठीक है, तो बलि क्या होता है? बलि लुम्बिनी ग्राम का जो धार्मिक कर होता है, धर्म पर दिया गया कर को क्या कहते हैं? बलि। धर्म पर दिया गया कर को क्या कहते हैं? बलि। तो बलि को क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया। क्या? माफ कर दिया गया। ठीक है, अभी भी धर्म का जितना भी चीज है सब क्या किया जाता है? नो टैक्स फ्री रहता है। धार्मिक चीज में धार्मिक सारा काम में क्या होता है? टैक्स फ्री रहता है। और वो भी जो अशोक थे वो भी क्या किया? लुम्बिनी ग्राम में टैक्स फ्री कर दिए, जितना भी धार्मिक कर था सब फ्री। ठीक है, धार्मिक कर को क्या कहा जाता है? बलि। बलि। चलिए, महास्थान यानी कि बांग्लादेश से, बांग्लादेश को पहले क्या कहते थे? महास्थान। क्या? महास्थान क्या? महास्थान बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश यानी कि महास्थान से प्राप्त सागौरा का ताम्र पत्र, सागौरा का जो तांबा का पत्र था, कहाँ पर? सागौरा से। तो इसमें मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, किसमें? सागौरा अभिलेख में। सागौरा अभिलेख से क्या प्राप्त होता है? कि कैसे देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए। सागौरा अभिलेख में ये अकाल के बारे में दिया गया है, प्रकोप के बारे में, सूखा अकाल के बारे में। कौन सा अभिलेख में? सागौरा अभिलेख। चलिए, प्रथम पृथक शिलालेख जो है उसमें क्या दिया गया है? घोषणा किया गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ये अशोक के द्वारा कौन से शिलालेख में घोषणा किया गया? प्रथम पृथक शिलालेख में। कौन से? प्रथम पृथक शिलालेख में। प्रथम पृथक शिलालेख में ही क्या कहा गया अशोक के द्वारा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किसमें कहा गया? प्रथम पृथक शिलालेख में। किसमें? प्रथम पृथक शिलालेख में। प्रथम पृथक शिलालेख में कहा गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यही बात पे लेके चलता है पूरी दुनिया, वसुदेव कुटुंब को, संसार मेरा पूरा परिवार। ये बच्चे और परिवार बनता है। पहले दे दिया, अशोक के इसी पर चल रहा है।
मोदी जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। ये नहीं बोलते हैं कि पूरा विश्व मेरे बच्चे हैं। वही हुआ। परिवार में बच्चे वाला है। नहीं, बच्चे को पैदा किया जाता है। नहीं, गलत बात है। चलिए ठीक है, नहीं। आगे देखा बच्चे का जाए। मतलब लोग लाइव पैदा आ है। रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। अशोक का देखिए, अशोक का सार एक कुना, ठीक है। अशोक का जो सार एक कुना है, कंदहार जो है वो अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है, ठीक है। अशोक का जो सार एक कुना है, ठीक है, सार एक कुना कहाँ, कंदहार कंदहार। से। अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। अशोक का सार एक कुना जो अभिलेख है वो ग्रीक के एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफी जांच परखा जाता था, उपधा परीक्षण कहा जाता था। देखिए, साम्राज्य में जो मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति की जाती थी उसको काफी जांच पड़ता जाता काफी था, जांच पड़ता। ठीक है। अभी भी बहुत टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, यूपीएससी जाइएगा तो सब चीज जांचेगा परखेगा तब ना आपको नियुक्ति करेगा। तो उसको उपधा परीक्षण कहा जाता है। क्या उपधा परीक्षण कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपधा परीक्षण, ठीक है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों का संख्या कितना होता था? 12, 16 या 20। 12, 16 या 20, ठीक है। मंत्री परिषद। हाँ, मंत्री परिषद होती थी, 12, 16 या 20 संख्या होता था। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तीर्थ का उल्लेख मिलता है। इसे महामात्र की भी कहा जाता है, ठीक है। तीर्थ को क्या कहा जाता है? महामात्र। क्या कहा जाता है? महामात्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? महामात्र। क्या कहा जाता है? महामात्र। क्या कहा जाता है? महामात्र। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है। तो जासूस को क्या कहा जाता था? चर। अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा जाता था? चर। क्या कहा जाता था? चर। अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा जाता था? चर। क्या कहा जाता था? चर। क्या कहा जाता था? चर, ठीक है। 4 को जासूस। इसकी संख्या कितनी थी? महामात्र की संख्या 18 थी। कितनी? 18। कितनी? 18 थी, ठीक है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। कितनी? 5। अशोक के समय मौर्य प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। कितने? 5। तो पहले ही देख चुके थे कौन कौन प्रांत था? उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और प्रासी, ठीक है। प्रासी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसरी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी और प्रासी की राजधानी पाटलिपुत्र। प्रासी की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। ये सब थे, क्या थे? 5 प्रांत थे, ठीक है। चलिए, प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्य कुमार या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? कुमार, आर्य कुमार या राष्ट्रीय कहलाते थे। कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे प्रांतों के प्रशासक, ठीक है। चलिए, प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था? यानी कि प्रांत जो विभाजित हुआ था उसको क्या कहते हैं? विषय। और उसके अधीन क्या होते थे? विषयपति। क्या होते थे? विषयपति उसी के अधीन होते थे, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, और जिसका मुखिया ग्रामीण। क्या? ग्रामीण। पूछेगा कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, और इसके मुखिया ग्रामीण, ठीक है। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, और प्रशासक में सबसे छोटा क्या था? गोप। इकाई पूछे तो ग्राम, लेकिन प्रशासक में सबसे ग्राम में जो ग्रामीण थी वो मुखिया थे, और उसी ग्राम में जो सबसे छोटा था वो कौन था? गोप। कौन था? गोप, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था, ठीक है। गोप जो था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। तो प्रशासक में सबसे छोटा कौन होता था? गोप, जो कि 10 ग्रामों का शासन संभालता था। 10 गो ग्राम का शासन संभालता था वो। प्रशासक का मुखिया था वो, ठीक है। प्रशासक का सबसे छोटा इकाई था। बताइए, प्रशासक की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। और प्रशासकों में सबसे छोटा कौन होता था? गोप, जो कि कितने गांवों को संभालता था? 10। कितने? 10, ठीक है। मेगास्त्रीस के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का एक मंडल करता था? 30 सदस्यों का। कितने? 30 सदस्यों का। 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था मेगास्त्रीस के अनुसार, ठीक है। 6 समितियों में विभाजित था। कितने समितियों में? 6 समितियों में। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। कितने? 5 सदस्य, ठीक है।
बिक्री कर के रूप में मूल्यों का केम भाग वसूला जाता था। दसवां भाग। दसवां भाग बिक्री कर के रूप में मूल्यों का केम भाग वसूला जाता दसवां था। भाग। किस समय? अशोक के अशोक के समय। समय। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता मृत्यु दंड दिया था। जाता अशोक है। के समय बचाने वालों को, टैक्स बचाने वालों को क्या मृत्यु दंड। एक तो बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जा रहा है, बिक्री कर के रूप में टैक्स वसूला जा रहा है 10वां भाग, उसमें भी आप नहीं दीजिएगा तो मृत्यु दंड दे दिया जाता था। इतना कम लेता था फिर भी नहीं दीजिएगा तो क्या दे दिया जाता था? मृत्यु दंड। मृत्यु दंड। क्या? मृत्यु दंड। यानी कि आपसे बहुत ही कम 10% मात्र ले रहा है, उसमें भी नहीं दीजिएगा तो क्या देगा? मृत्यु दंड। ठीक है, 10वां भाग वसूला जाता था, इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। और कितना माफ कर दिए थे लुम्बिनी यात्रा के दौरान? 1/8 घटा के कर दिए थे 1/8। कितना? 1/8। दिए। अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष गए थे? 20वें वर्ष। 20वें वर्ष। और 10वें वर्ष कहाँ गए थे? बोध गया। बोध गया। ठीक है, 8वें वर्ष कलिंग युद्ध विजय प्राप्त किए। ठीक है, और 12वें वर्ष निगाली निगाली सागर। सागर। निगाली निगाली सागर। सागर। चलिए, मेगास्नीज के अनुसार एग्रो नुमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। निर्माण अधिकारी कौन था? मार्ग निर्माण अधिकारी एग्रो नुमाई, सड़क बनाने वाला एग्रो नुमाई। एग्रो नुमाई। ठीक है, तो मेगास्नीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन थे? एग्रो नुमाई। एग्रो नुमाई। जस्टिन के अनुसार, जस्टिन वही जस्टिन जो चंद्रगुप्त मौर्य सेंडोकोटस के नाम से बोला था उसको, मतलब जाना था, पहचानवाया था कि सेंडोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, और जॉन्स ने क्या किया? नाम दिया। और जस्टिन ने नाम दिया था। नाम दिया नाम दिया जस्टिन जस्टिन ने। ने। और जॉन्स ने क्या किया? पहचान किया। पहचान किया। जॉन्स क्या किया? पहचान किया। और नाम कौन दिया? जस्टिन ने। नाम कौन दिया? जस्टिन। ठीक है, और वही जस्टिन है जो नाम दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य का सेंडोकोटस का के रूप में। तो जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। समझ रहे हैं? 50,000 अश्वारोही, अश्वारोही। घोड़ा से अश्वारोही अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी हाथी। थे और 8,000 रथ थे। ठीक है, जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद डाला। ठीक है, जस्टिन ने क्या कहा? जस्टिन ने कहा कि चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख फौज से सारे भारत को रौंद डाला। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। कराया। पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कराया। किया। सेल्यूकस निकेटर से। ठीक है, उस समय सेल्यूकस निकेटर ही थे सेनापति, उसी से युद्ध करके पश्चिमोत्तर भारत को मुक्त कराया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना को लुटेरों की सेना कहा, लुटेरों की सेना और लुटेरों की सेना चंद्रगुप्त नहीं हराइबो किए थे उसको, उसी को हरा के सदिया सेल्यूकस ने कटर के पुत्री कर लिया। शादी कर लिया। कर लिया। ये तो प्रूफ है ये। ठीक है, हरा दिए थे और शादी कर लिए थे। 4 को प्रांत भी ले लिए थे। हेरात, मकरात, कंधार और काबुल। काबुल। ठीक है, और बदले में क्या दे दिए थे? 500 हाथी दे दिए थे। ठीक है, चलिए, लुटेरों की सेना का दिया था जस्टिन ने, और जस्टिन ने ही क्या बोला? ये चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या है? सेंडोकोटस है। और जॉन्स ने क्या कर लिया? पहचान लिया। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? नायक। क्या कहलाते थे? नायक। क्या कहलाते थे? नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाते थे? सेनापति। सेनापति। क्या? सेनापति। सैन्य विभाग का सबसे उच्च पदाधिकारी क्या कहलाते थे? सेनापति। क्या? सेनापति। चलिए, प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितना? 60,000 पैदल सिपाही। 6 लाख 6 लाख पैदल सिपाही। 6 लाख। ठीक है, अब 30,000 घुड़सवार घुड़सवार और 9,000 9,000 हाथी। हाथी। ठीक है, 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी हाथी थे। थे। समझ रहे हैं? ये बोल रहे हैं प्लिनी। प्लिनी। ठीक है, प्लिनी तो और ज्यादा बोल रहे हैं, प्लिनी और ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, जस्टिन कुछ कम ही बोले थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। यानी कि मेगास्थनीज जो बोले थे कि मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 सेनापतियां करती थी। 5 सदस्यीय 6 सेनापतियां करती थी। ठीक है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग क्या कहलाते थे? महामात्य सर्व नामक अमात्य के अधीन था। तो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग किसके अधीन थे?
महामात्र के सर्प अधीन। नामक अधीन। अमात्य के अधीन थे। और जो गुप्तचर जो विभाग होते थे, चर किसको कहा जाता था? चर किसको कहा जाता था? सर को कहा जाता था, वो कौन धार्मिक करता है नहीं, उसको चर किसको कहा जाता था? सर चर अभी बोले थे जासूस के जगह। जासूस। जासूस, ठीक है, जासूस को। ध्यान रखिएगा, गुप्तचर आया इसीलिए हम पूछ दिए कि चर किसको कहा जाता था? जासूस। जासूस। तो ऐसे याद रखिएगा, याद नहीं होता है तो चर उस समय कहा जाता था जासूस को, गुप्तचर। गुप्तचर। तो गुप्तचर का भी मतलब जासूस जासूस का है, एक है। जो गुप्त का जासूस हुआ मतलब गुप्तचर, उसमें भी चर आ गया। चर। और जासूस, राव, जासूस राव। किसको कहा जाता था? गुप्तचर को। अभी राव उसको नाम से जानता है, राव। ठीक है, राव अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, भाई, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प नामक अमात्य के अधीन था। ठीक है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुड़ गुड़ पुरुष। पुरुष कहा गया। गुप्तचर को क्या कहा जाता गुड़ था? पुरुष। किसमें? अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संस्था। संस्था। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संस्था। ठीक है, और गुप्तचर को क्या कहा जाता था अर्थशास्त्र में? गुड़ पुरुष। गुड़ पुरुष। देखिए, गुप्तचर है, गुड़ पुरुष है, अच्छा कहा गया, गुड़ पुरुष कहा गया उस समय। ठीक है, और जो एक जगह रहकर काम करते थे गुप्तचर, संस्था। क्या? संस्था। ठीक है, संस्था इकट्ठे रहता है। तो समझिए कि गुप्तचर का उस समय कितना वैल्यू था, अभी भी है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता है? संचार। संचार। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले संचार। संचार। एक स्थान से दूसरे स्थान संचार। करने वाले गुप्तचर को संचार। संचार। और एक ही जगह रहकर संस्था। संस्था। एक ही जगह रहकर संस्था। संस्था। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया? गुड़ पुरुष। क्या कहा गया? गुड़ पुरुष। क्या कहा गया? गुड़ गुड़ पुरुष। पुरुष। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा गया? राजू कहा गया। राजू। अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश थे उनको राजू कहा गया। राजू क्या कहा गया? कहा राजू। कहा गया। क्या कहा गया? राजू। कहा गया। सरकारी भूमि को क्या कहा गया? सीता भूमि। भूमि। क्या कहा गया? सीता सीता भूमि। भूमि। सरकारी भूमि को क्या कहा गया? सीता भूमि। और बिना वर्षा के अच्छी खेती करने होने वाली भूमि को क्या कहा गया? अदेव मातृक। अदेव मातृक भूमि। अदेव मातृक मातृक भूमि। भूमि। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज, याद रखिएगा कि सरकारी भूमि को सीता सीता भूमि कहा भूमि। गया। कौन सा? सीता भूमि। सरकारी भूमि को सीता। भूमि। और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव अदेव मातृक मातृक। भूमि। अदेव यानी कि मातृक। बिना वर्षा के ही अच्छी खेती हो जाना अच्छा बात है। तो देव देवी और माँ का कृपा बना है, तो अदेव और मातृक, अदेव और मातृक, देवी और माता दोनों आ गए, अदेव मातृक। ठीक है, तो बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा गया? अदेव मातृक। मातृक। अदेव मातृक। मातृक। और सरकारी भूमि सीता सीता भूमि। भूमि। सीता भूमि। बिना वर्षा के अच्छी खेती अदेव अदेव मातृक। मातृक। अदेव मातृक। मौर्य काल में किसको अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था? द्रोण। द्रोण। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? सात। कितने? 7। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने भागों में 7। बांटा? कौन कौन? दार्शनिक, दार्शनिक, किसान, किसान, अहीर, अहीर, कारीगर, कारीगर, सैनिक, सैनिक, निरीक्षक, निरीक्षक, सभासद। सभासद, सभासद। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा कि 7 वर्ग में बांटा है। बांटा है, ठीक है, बस। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। ये याद रखिएगा कि स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। ठीक है, चंदना कौन थी? जैन धर्म में, जैन धर्म में थी ना? प्रथम भिक्षुणी प्रथम भिक्षुणी, बहुत अच्छा। चंदना, जो चंपा कौन थी? इनकी वजह विलायत में रह रहे थे तो चंपा प्रथम भिक्षुणी थी और चंदना प्रधान थी। चंदना प्रधान थी और चंपा प्रथम भिक्षुणी थी। ठीक है, और रूपा जीवा क्या थी? रूपा जीवा वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र है वैश्यावृत्ति अपनाने के लिए, तो उसको कहते थे रूपा जीवा। जो महिला अपनाती थी उसको कहते थे रूपा रूपा जीवा। जीवा। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा किससे सहायता प्राप्त किया कश्मीर था? के राजा कश्मीर के राजा प्रवर्तक से। प्रवर्तक से। कश्मीर के राजा प्रवर्तक प्रवर्तक से। से। मौर्य वंश को समाप्त करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता प्राप्त किए थे? कश्मीर के राजा प्रवर्तक से। कश्मीर के राजा प्रवर्तक से। नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली थी? प्रवर्तक कश्मीर के राजा से। प्रवर्तक से। कश्मीर के राजा प्रवर्तक प्रवर्तक से। से। मौर्य शासन 137 वर्ष 137 तक रहा। वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 137 वर्ष तक। लंबा पीरियड चला। 137 वर्ष तक मौर्य शासन मौर्य रहा। शासन ठीक है,
भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। 10,000 10,000 10 राजा 10 राजा 10 10 राजा हुए, ठीक है, 10 हुए, 10 हुए। ठीक है, इतना राजा बाजी हुए। पुराण के अनुसार 9 तो भागवत पुराण के अनुसार कितना राजा हुए? 10 राजा हुए। कितना? 10 10 राजा। और कितना वर्ष तक शासन किए? 137 कितना वर्ष तक? 137 वर्ष, ठीक है। जबकि वायु पुराण के अनुसार कितने? 9 राजा एक वायु उड़ गए। 9 9 राजा। कितने? 9। और वायु पुराण में ही लिखा है कि चंद बिंदुसार जो थे उनका नाम क्या था? भद्रसार, भद्रसार या वारिसार, ठीक है। और वायु पुराण में ही लिखा है कि 9 गो राजा हुए। कै गो? 9 गो। वायु पुराण में ही लिखा है कै गो राजा हुए? 9 गो। मौर्य काल में 9 गो। कै गो? 9 गो। और मौर्य वंश में जो भागवत पुराण है, भागवत पुराण के अनुसार 10, 10 गो। भागवत पुराण के अनुसार 10 10 गो। और वायु पुराण के अनुसार 9। 9। वायु में घट गई इसलिए कि वायु जब आया ना तो उड़ गया एक। वायु पुराण के अनुसार 9। इससे जेल में नहीं ले दोस्तों, ये ट्रिक बताए हैं। वायु पुराण के अनुसार 9 और भागवत पुराण के अनुसार 10। भागवत पुराण के अनुसार 10, 10, ठीक है। चलिए अब चलते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। बृहद्रथ थे। कौन? बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। बृहद्रथ, ठीक है। इसकी हत्या इसके सेनापति किसने किया? पुष्यमित्र पुष्यमित्र ने, ठीक है। अब देखिए 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर किसका? शुंग वंश की नींव डाली, ठीक है। शुंग वंश का नींव डाली। और अशोकाराव बिहार कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। तो बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। और मगध का स्थापक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ, यही थे बृहद्रथ, दूसरा ठीक है। बृहद्रथ था। वो दूसरा थे, हाँ। ठीक है। इसकी हत्या किसके द्वारा कर दिया गया? शुंग पुष्यमित्र शुंग द्वारा, द्वारा। ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग जो थे इसी के सेनापति थे, इन्हीं ने इनका हत्या कर दिया, ठीक है। उसके बाद शुंग वंश का स्थापना हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और 185 ईसा पूर्व में और शुंग वंश से ही शुरू हो जाता है ब्राह्मण वंश, ठीक है। और ब्राह्मण वंश से हम लोग कल चलेगा। ब्राह्मण साम्राज्य से कल टॉपिक चलेगा, ठीक है। तब तक रहने देते हैं दोस्तों। और क्या कहना है आपको, बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कीजिए, कमेंट लाइक कीजिए, कीजिए। कमेंट कीजिए ताकि हम लोग भी लाइव आ सकें, आप लोग के साथ जुड़े। चलिए, ठीक है दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि हम लोग सभी आप लोग के साथ लाइव आ सकें। सभी भाई लोग मिलकर